नमस्कार, मैं डॉक्टर मोनिका डूंगरवाल राजकीय मीरा कन्या महाविद्यालय से आज आपको भोज्य समूह के बारे में बताने जा रही हूँ। कल हमने भोजन के वर्गीकरण पे चर्चा की थी। आज हम भोज्य समूह की बात कर रहे हैं। कल की क्लास में हमने आपको बताया था कि हमने भोजन को उनके कुछ गुण के आधार पर वर्गीकृत किया है और वर्गीकरण करना इसलिए ज़रूरी होता है जिससे कि सिमिलर जो फूड आइटम्स हैं वो एक ग्रुप में आ जाएं और हम उनके सब्स्टिट्यूट के फॉर्म में ले सकें। ठीक है, तो अब हम आते हैं फूड ग्रुप के ऊपर। फूड ग्रुप की ज़रूरत इसलिए पड़ी कि जो न्यूट्रिएंट वाइज एक जैसे फूड हैं उसे पर्टिकुलर हम एक ग्रुप में रख लें, है ना। या बायोलॉजिकली जो सेम फूड हैं, जैविक रूप से जो एक समान के फूड हैं, उन्हें हम एक ग्रुप में रख लें। सबसे पहले जब भोज्य समूह की बात चली थी तब अमेरिका के द्वारा, संयुक्त राज्य अमेरिका के द्वारा 1964 में 11 फूड ग्रुप सिस्टम दिया गया था। तो काफी लंबे समय तक इसी 11 भोज्य समूह वाले को ही यूज किया गया था, जो कि अमेरिका के द्वारा दिया गया था। पर क्या हुआ, धीरे धीरे जब हमारे यहाँ के लोगों ने देखा कि हम अपनी रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग इसको चेंज कर सकते हैं, तो फाइनली जो हम फूड ग्रुप सिस्टम काम में लेते हैं वो जो लेते हैं हमारे द्वारा दिया गया, हमारे ICMR इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के द्वारा दिया हुआ 5 फूड ग्रुप सिस्टम है ना। 5 फूड ग्रुप का नाम से ही पता चल रहा है कि जिस तरीके से अगर वो 11 फूड ग्रुप सिस्टम होगा तो उसमें फूड आइटम्स को 11 समूह में बांटा जाएगा। परंतु अगर वो 5 फूड ग्रुप सिस्टम है, यानी कि फूड ग्रुप को हमने कितने समूह में बांटा है बच्चों? 5 समूह में बांटा है। तो जब हम इस फूड ग्रुप को यूज करते हैं तो सबसे पहले जब हम बात करते हैं तो इसके अंदर फर्स्ट ग्रुप आता है सीरियल्स का। सीरियल्स यानी कि अनाज और इसके उत्पाद। ठीक है, अनाज आपको पता है किन्हें बोलते हैं। हमारे यहाँ पर अगर नॉर्थ इंडिया की बात करते हैं तो हमारे यहाँ पर गेहूं होता है, मक्का है, जौ है, ज्वार है, बाजरा है। थोड़ा आगे की तरफ साउथ की तरफ जाते तो रागी वगैरह आता है, और बिल्कुल साउथ में जाते तो चावल वो मेन अनाज के रूप में काम में लेते हैं। तो फर्स्ट जो भोज्य समूह दिया गया है वो सीरियल्स का दिया गया है। सीरियल्स यानी कि अनाज और उनके उत्पाद, यानी सीरियल्स एंड इट्स प्रोडक्ट। हमने कहा कि जो भोज्य समूह होते हैं वो न्यूट्रिएंट्स पे आधारित होते हैं, है ना, कि एक जैसे न्यूट्रिएंट वाले चीजों को हमने एक साथ क्लब कर दिया है, एक ही ग्रुप में रख दिया है। तो वो ऐसे कौन से न्यूट्रिएंट्स हमें मिल रहे हैं? जो सीरियल्स हैं उनसे हमें ऊर्जा मिलती है, इनसे हमें प्रोटीन अच्छी मात्रा में मिलता है। इसके अलावा इनसे हमें क्या मिलता है? इनविजिबल फैट। इनविजिबल फैट का मतलब होता है हमें दिखाई नहीं दे रही है, पर गेहूं में सम परसेंटेज ऑफ फैट भी प्रेजेंट है। इसके अलावा इसमें बी कॉम्प्लेक्स विटामिन के अंदर B1 अच्छी मात्रा में पाया जाता है, यानी जिसे थायमीन भी कहा जाता है। इसके अलावा इसके अंदर फॉलिक एसिड अच्छी मात्रा में पाया जाता है। साथ में ये हमें कैल्शियम देने का भी कार्य करता है। कहने का मतलब ये हुआ कि ये सारी चीजें जो है अनाज या उनके उत्पाद हमें ऊर्जा, प्रोटीन, वसा, थायमीन, इसके अलावा फॉलिक एसिड, साथ में इसके अंदर फाइबर भी अच्छी मात्रा में पाया जाता है, और कुछ अमाउंट में इसके अंदर आयरन भी पाया जाता है और राइबोफ्लेविन यानी विटामिन B2 भी पाया जाता है। अब बात आती है कि ये जो है इनविजिबल फैट मैंने जो आपको समझाई है, ये किसी फूड स्टफ में ज्यादा हो सकती है। जैसे नट्स एंड ऑयल सीड्स आते हैं बच्चों आपके, है ना, उसमें ज्यादा हो सकती है, इसीलिए उनसे तेल निकाला जाता है। मूंगफली का तेल बनता है, बादाम का तेल बनता है, पर इनमें इसका परसेंटेज उतना ज्यादा नहीं होता, इसलिए इनसे तेल नहीं निकाला जाता है। पर कुछ मात्रा में
इनविजिबल फैट इनके अंदर उपस्थित होती है। अब दूसरा हम आते हैं ग्रुप के ऊपर। 5 फूड ग्रुप की बात की है हमने। 5 फूड ग्रुप में दूसरा जो समूह होता है उसका नाम होता है हमारा पल्सेस या लेग्यूम्स, जिसे इंग्लिश में कहा जाता है और हिंदी में कहते हैं दालें। इसके अंतर्गत हमारी सभी तरह की दालें आ जाती है। चना, चने की दाल या बेसन, उड़द, उड़द की दाल, राजमा, मूंग, मूंग की दाल, मटर, आपका छोले, जितनी भी सारी बीन्स हैं, भली वो सूखे हुए बीन्स, वो सारी चीजें हमारे इसके अंतर्गत आती है। और इसके अंदर भी वही करीब न्यूट्रिएंट हैं जो कि आपके अनाजों के ऊपर अनाजों के अंदर होते हैं, जैसे कि ऊर्जा, प्रोटीन, इनविजिबल फैट, विटामिन B1, विटामिन B2, इसके अलावा कैल्शियम, फॉलिक एसिड और कुछ मात्रा में आयरन भी इसमें प्रेजेंट होता है। परंतु अनाजों से एक डिफरेंस ये होता है दालों के अंदर कि अनाज में करीब राइस में देखते हैं तो 6% प्रोटीन है, परंतु अन्य सभी अनाजों में करीब 11 से 12% तक प्रोटीन होता है, परंतु दालों में वो ही 24% प्रोटीन पाया जाता है। इसीलिए वेजिटेरियंस में कहा जाता है कि दालें प्रोटीन की अच्छे स्रोत होते हैं, वो हमें अच्छी मात्रा में प्रोटीन देने का कार्य करते हैं। दालों में ही एक सोयाबीन होता है जो कि प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत माना जाता है, क्योंकि करीब उसमें 42 to 43% प्रोटीन पाया जाता है। ठीक है, अब अपन तीसरे फूड ग्रुप पे आते हैं और जिसका नाम होता है मिल्क एंड मीट प्रोडक्ट्स। मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स में मिल्क से बनी हुई सारी चीजें आ जाएगी, भली दही हो, छाछ हो, मक्खन हो, इसके अलावा भी कई सारी चीजें आ जाती है, जैसे कि पनीर है, चीज है ना। और मिल्क भी बकरी का है, बफेलो का है या काउस का है, क्योंकि हमें पता है बफेलो मिल्क में ज्यादा फैट होता है जबकि काउस मिल्क में कम होता है। इसीलिए जो काउस मिल्क में एनर्जी हमें 100 ग्राम से 67 किलो कैलोरीज मिल रही होती है, वो बफेलो मिल्क से काफी ज्यादा मिलती है। जो मीट है उसके अंदर सभी तरह के मीट्स आ जाते हैं, एग, पोल्ट्री आइटम्स जैसे एग वगैरह आ जाते हैं, भले वो एग किसी से भी मिल रहा हो। तो मिल्क एंड मीट प्रोडक्ट्स जो होते हैं उनके अगर न्यूट्रिएंट्स की बात की जाए तो इसमें सबसे अच्छे अमाउंट में क्या पाया जाता है, प्रोटीन। इसके अलावा इनविजिबल फैट पाई जाती है, एनर्जी पाई जाती है, कैल्शियम का बहुत अच्छा स्रोत होते हैं, साथ में इसके अंदर जो है आपका विटामिन B12 पाया जाता है और राइबोफ्लेविन यानी विटामिन B2 भी बहुत अच्छी मात्रा में पाया जाता है। फोर्थ फूड ग्रुप की जब हम बात करते हैं, ये थर्ड था बच्चों हमारा, अब हम जब फोर्थ की बात करते हैं तो उसका नाम होता है आपका फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, है ना। फ्रूट्स में सभी तरह के फ्रूट्स आ जाते हैं, भले खट्टे फ्रूट हो या कुछ भी चीज हो। इवन आपके रेड टोमेटो भी जो होते हैं वो फ्रूट्स में आते हैं और ग्रीन टोमेटो जो होते हैं यानी हरे टमाटर वो वेजिटेबल के अंतर्गत आते हैं। फ्रूट्स जो होते हैं आपके विटामिन सी, खट्टे फ्रूट्स स्पेशली विटामिन सी के बहुत अच्छे स्रोत होते हैं। इसके अंदर कैरोटीनॉइड्स यानी विटामिन ए पाया जाता है, क्योंकि वेजिटेरियन चीजों में विटामिन ए इट इज इन द फॉर्म ऑफ कैरोटीनॉइड्स, बीटा कैरोटीन के फॉर्म में होता है। इस कारण से हम कह सकते हैं कि फ्रूट्स जो हैं वो हमारे कैरोटीनॉइड्स के अच्छे स्रोत होते हैं। इसमें फाइबर बहुत अच्छी मात्रा में पाया जाता है। और कुछ फ्रूट्स जो हैं जैसे कि स्पेशली स्वीट फ्रूट्स, जैसे कि आपका बनाना है, आपका चीकू है, इसमें एनर्जी लेवल बहुत अच्छी मात्रा में पाया जाता है। अब हम आते हैं वेजिटेबल्स पे। वेजिटेबल्स जो है बच्चों वापस से 3 में बांटी जाती है। एक होता है ग्रीन लीफी वेजिटेबल यानी हरी पत्तेदार सब्जियां, एक होता है आपका अदर वेजिटेबल्स अन्य सब्जियां, एक होता है रूट्स एंड ट्यूबर्स।
रूट्स एंड ट्यूबर्स को हिंदी में जड़ एवं कंद वाली सब्जियां कहा जाता है। ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स मतलब कि जिसमें कि हरे पत्ते पाए जाते हैं, जैसे धनिया है, मेथी है, आपका बथुआ है, पुदीना है, पालक है, ये सभी जिसमें पत्ते दिख रहे हैं बच्चों, है ना। चौलाई की साग है, सरसों की साग है, इवन आपकी पत्ता गोभी भी इसके अंतर्गत आती है। यानी कि ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स वो वेजिटेबल है जिसमें पत्ते होते हैं और इसीलिए हिंदी में से पत्तेदार सब्जी कहा जाता है। ये जो होती है कैरोटीनॉइड्स की अच्छी स्रोत होती है, साथ में इसके अंदर जो है फाइबर बहुत अच्छी मात्रा में होता है, इसके अंदर फॉलिक एसिड बहुत अच्छी मात्रा में होता है, आयरन बहुत अच्छी मात्रा में होता है, कैल्शियम पाया जाता है। यानी कि ये हमारे भोजन में इंक्लूड होनी ही चाहिए। जब अदर वेजिटेबल्स की बात करते हैं तो आपकी वो अन्य सभी सब्जियां, भली वो लौकी हो, कद्दू हो, आपका तुरई हो, भिंडी हो, हरी सेम वाली फली हो, गवार फली हो, कहने का मतलब है जो भी सब्जियां आप खाते हो वो सारी चीजें आपके अदर वेजिटेबल में आती है, जो कि आपके कुछ मात्रा में कुछ सब्जियां इनविजिबल फैट भी रखती है। इसके अलावा उसमें कैरोटीन भी होता है, B2 भी होता है, फॉलिक एसिड भी होता है एंड कैल्शियम भी होता है। डिपेंड करेगा वो कौन सी सब्जी है, जैसे कैप्सिकम है या क्या है, कौन से कलर वाली है। फिर है रूट्स एंड ट्यूबर्स यानी जड़ एवं कंद वाली सब्जियां, आलू, प्याज, गाजर, मूली, जमीकंद, है ना। ये जो सारी सब्जियां होती है वो रूट्स एंड ट्यूबर्स में आती है, जो कि स्टार्ची वेजिटेबल्स होती है, जिसमें कि स्टार्च की मात्रा ज्यादा होती है, यानी कि ये हमें ऊर्जा देने का भी काम करते हैं। इसके अलावा इसमें अदर न्यूट्रिएंट्स, फाइबर वगैरह भी अच्छी मात्रा में पाए जाते हैं। अगर अपन गाजर की बात करते हैं तो उसमें कैरोटीन यानी कि विटामिन ए भी अच्छी मात्रा में पाया जाता है। इसके साथ ही हमारा फोर्थ फूड ग्रुप खत्म होता है। फिफ्थ और लास्ट जो फूड ग्रुप है आपका वो है शुगर्स एंड फैट्स, शर्करा एवं वसा। वसा जो होती है वो दो तरह की हो गई, वेजिटेबल फैट यानी जितने भी तेल हैं आपकी, ग्राउंडनट ऑयल, सैफ्लावर ऑयल, सनफ्लावर ऑयल, वो सब इसके अंदर आते हैं, राइस ब्रान ऑयल वगैरह, है ना। शुगर्स जो है वो भी आपकी वेजिटेरियन चीजों से प्राप्त होती, गन्ने से बनाई जाती है जैसे कि, है ना। फैट के अंदर मैंने कहा एक तो वेजिटेरियन होती है, एक एनिमल होती है। तो घी और बटर जो होता है वो आपका जो है एनिमल सोर्सेस के अंतर्गत आती है। फैट से हमें प्राप्त होता है एसेंशियल फैटी एसिड या वसीय अम्ल, जो कि हमारे शरीर के लिए जरूरी होते हैं। साथ में फैट मिल रहा है और साथ में ऊर्जा का अच्छा स्रोत होते हैं। जैसा कि बार बार बताया है मैंने, 1 ग्राम फैट से 9 किलो कैलोरी ऊर्जा मिलती है। इसी तरीके से शुगर से हमें कार्बोहाइड्रेट यानी कि एनर्जी की प्राप्ति होती है। और इसके अंदर गुड़, शक्कर किसी से भी जिससे भी बन रही है आपको प्राप्त हो रही है, वो सभी शक्कर इसके अंतर्गत आ जाती है। और पहले बताया गया है कि 1 ग्राम शुगर से हमें 4 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। यानी कि आज की क्लास में हमने देखा कि हमारे ICMR के द्वारा फूड ग्रुप को 5 फूड ग्रुप सिस्टम में बांटा गया है। फर्स्ट था अनाज और उसके उत्पाद, दूसरा था दालें और उसके उत्पाद, तीसरा था आपका मिल्क, दूध एवं मांस समूह, चौथा था आपका फल एवं सब्जियां, पांचवा था आपका शक्कर एवं वसा। आपकी जो नट्स एंड ऑयल सीड्स होते हैं जिनसे कि तेल निकाला जाता है, वो सारे नट्स एंड ऑयल सीड्स आपके पर्ल्स के अंतर्गत आते हैं। इसी के साथ आज का हमारे जो विषय है वो समाप्त होता है। धन्यवाद।